हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि जल्दी ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। तो हम थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है फिजिक्स में। देखो, हमने हमारा क्लास में एनएलएम चैप्टर चल रहा था, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो एनएलएम हमने क्लास में स्टार्ट कर रखा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें सबसे पहले हमने न्यूटन का पहला नियम पढ़ा था, न्यूटन बाबा का पहला सत्संग किया था हमने। अच्छा, न्यूटन बाबा का पहला सत्संग क्या बताता है? न्यूटन बाबा का पहला सत्संग बताता है कि फोर्स क्या कर सकता है। मतलब न्यूटन का पहला सत्संग, पहला नियम क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स किसी वस्तु की स्पीड बढ़ा सकता है, फोर्स किसी वस्तु की स्पीड कम कर सकता है, वस्तु की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। बाहुबली का एग्जाम्पल याद है ना? तो वो ही दूसरा नियम। फिर हमने इसके बारे में, इसकी एप्लीकेशंस देखी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने मोमेंटम पढ़ा, मतलब संवेग पढ़ा। संवेग के बाद में संवेग के हमने क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले हमने इनर्शिया पढ़ा था, जड़त्व पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो ये फर्स्ट लॉ की हमने दो एप्लीकेशन देखी थी। फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बाद में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन का सेकंड सत्संग किया था। न्यूटन का सेकंड सत्संग क्या बताता है? न्यूटन का सेकंड सत्संग बताता है, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि क्वांटिटी ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की मात्रा, कि कितना फोर्स लगेगा। तो हमने फोर्स की मात्रा निकाली थी, F इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। और फिर हमने इसमें एक चार्ट भी बनवाया था आपको, कि एक तो जब आपको औसत फोर्स निकालना हो तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से निकालना पड़ेगा। और अगर आपको दे रखा हो, दो चीज़ें दे रखी हो, क्या कि आपका द्रव्यमान बदल रहा है, तो हमने क्या लिखाया था? F इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी। और जब द्रव्यमान कांस्टेंट हो, वेग बदल रहा हो, तो हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला था? F बराबर m ए, एक क्यूट सा फॉर्मूला निकाला था। हमने इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन किए थे बहुत सारे, हमने क्लास में इस पे भी भर भर के क्वेश्चन किए हैं, और हमने क्लास में इस पर भी भर भर के क्वेश्चन किए हैं। अब बचा ये, इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए हैं। कन्वेयर बेल्ट का कर लिया है हमने। एक पाइप में जो अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई द्रव्य अगर पाइप में बह रहा है, तो वो कितना बल लगाएगा दीवार पर, किया था ना हमने। वो बोर्ड पे कितना फोर्स लगा कि वो पंपलेट गिर गया, दीवार गिर गई, निकाला तो था क्लास में। तो इस पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने क्लास में कन्वेयर बेल्ट कर लिया था। कन्वेयर बेल्ट के बारे में पढ़ लिया था। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? वो एक पट्टा होता है जिसपे ऊपर से सामान नीचे गिर रहा होता है। तो इसको, इस कन्वेयर बेल्ट को अपना वेग नियत रखने के लिए कितना अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना निकाला था? F इक्वल्स टू वी डी एम बाई डी टी, जहाँ वी कन्वेयर बेल्ट का वेग है, कि कन्वेयर जो बेल्ट है वो कितने चाल से चल रहा है, और डी एम बाई डी टी क्या है? इस पे गिरने वाले पत्थर है, कण है, जो भी है, वो किस हिसाब से गिर रहे हैं, मतलब इसका द्रव्यमान किस हिसाब से बदल रहा है। ये मैंने क्लास में आपको करवा दिया था पूरा, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की पूरी ज़रूरत नहीं, बस मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि हमने क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कन्वेयर बेल्ट से आगे का स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बोला था ना रॉकेट उड़ाएंगे, तो आज चलो रॉकेट उड़ाना सीखते हैं कि रॉकेट कैसे उड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रॉकेट प्रपल्शन। हम रॉकेट प्रणोदन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस हिसाब से एक रॉकेट को उड़ाया जाता है, उसमें कौन से फॉर्मूलेस काम में आते हैं, और यहाँ से आपके नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपके सामने एक रॉकेट बना रखा है। एक रॉकेट है, ठीक है। मान लेते हैं इस रॉकेट का मास, द्रव्यमान जो है वो m है। इस रॉकेट का द्रव्यमान m है। और जब रॉकेट को उड़ाया जाता है, जब आपने देखा होगा मतलब जब नासा इसरो रॉकेट उड़ाता है तो उसमें नीचे से गैसेज निकलती है कि नहीं निकलती? गैसेज एकदम धुआं धुआं निकल रहा होता है, तो गैसेज निकल रही होती है। वो गैसेज क्यों निकल रही होती है? वो गैसेज इसलिए निकल रही होती है क्योंकि हमारी रॉकेट में जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो जल रहा होता है। और जब ईंधन जलता है, तो आपने देखा होगा गाड़ी में ईंधन जलता हो तो गाड़ी में से धुआं निकलती है ना पीछे, तो वैसे ही इसमें से बाहर धुआं निकल रही होती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो धुआं है वो v रिलेटिव स्पीड से निकल रही है। अब धुआं तो कांस्टेंट स्पीड से निकल रही होगी ना भाई, कांस्टेंट स्पीड से ही फ्यूल जो है हमारा जल रहा होगा। तो मान लिया कि v रिलेटिव स्पीड से जो पीछे है वो गैसेज निकल रही है। तो मैंने v रिलेटिव मान लिया कि गैसों की चाल, जो गैसें इस रॉकेट से नीचे निकल रही है, उन गैसों की चाल हो गई v रिलेटिव। m क्या हो गया? इस रॉकेट का द्रव्यमान हो गया। ठीक है,
रॉकेट का द्रव्यमान m हो गया। अब एक बात मुझे बताओ, जब रॉकेट में से नीचे से गैसेस निकलती है, अब बंदूक से हमने गोली चलाई थी, क्लास में चलाई थी ना हमने क्लास में गोली, तो जब बंदूक से हमने क्लास में गोली चलाई थी तो बंदूक पीछे की तरफ आती है क्योंकि गोली आगे जाती है। तो जब गैसेस इसमें से नीचे से निकलेगी, मैंने सापेक्ष गति जब आपको पढ़ाई थी तो एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि नीचे से गैसेस निकल रही है तो ऊपर रॉकेट की चाल क्या होगी। तो रॉकेट ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि नीचे से धक्का मारती है ये, नीचे से जब गैसेस निकलेगी तो ऊपर की तरफ एक धक्का मारेगी, मतलब कि एक बल लगाएगी। ऊपर कितना बल लगेगा, ऊपर की तरफ जो बल लगता है, मैंने बताया था कि जब भी मास बदल रहा होता है इसका द्रव्यमान जो है वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है भाई, देखो जैसे गैसेस नीचे निकलेगी तो मैंने माना कि dm/dt इस हिसाब से ईंधन जल रहा है कि रॉकेट जो ऊपर उड़ेगा उसमें कुछ ना कुछ ईंधन जल रहा होगा, गैसेस निकल रही होगी। तो मैंने मान लिया कि dm/dt क्या है, गैसों के निकलने की दर, किस हिसाब से गैसेस निकल रही है। अब जितनी गैसेस निकलेगी उतना ही तो ईंधन जलेगा ना भाई, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ईंधन के जलने की दर। मतलब dm/dt क्या हो गया, ईंधन के जलने की दर। तो जब मतलब ये तो वही कंसेप्ट हो गया भाई कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और द्रव्यमान बदल रहा है, तो कितना बल लगेगा बताओ, कितना बल लगेगा। अरे सर पता है हमको F = v dm/dt लगेगा। तो इस रॉकेट पर ऊपर की तरफ कितना बल लगेगा, F = v रिलेटिव dm/dt। ठीक है, तो जब गैसेस नीचे से निकलती हैं तो ऊपर की तरफ कितना बल लगता है, v dm/dt। अच्छा एक और बात मुझे बताओ, क्या केवल यही बल लग रहा है क्या रॉकेट पे, क्या धरती माँ इसको खींच नहीं रही है, क्या हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, क्या रॉकेट पे फोर्स नहीं लगा रही है, लगा रही है ना भाई। देखो नीचे कितना बल लगेगा, इसका द्रव्यमान अगर m है तो धरती इसको किस बल से खींचेगी, mg से खींचेगी कि नहीं खींचेगी। तो रॉकेट पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो गैसें निकलेगी तो गैसें क्या करेगी, ऊपर की तरफ बल लगाएगी, कितना लगाया, v dm/dt। और दूसरा बल कौन सा लग रहा है, धरती माँ के द्वारा लगाया गया बल, कितना, mg। तो इस पे दो बल लग रहे हैं, v dm/dt और mg। अब इन दोनों बलों का ही खेल है भाई, ये दोनों बल डिसाइड करेंगे कि रॉकेट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब ये तो सिंपल से कॉमन सेंस की बात है। मान लो ऊपर से कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है और नीचे से कोई 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या रॉकेट ऊपर जाएगा। ऐसे सोचो कि मान लो ऊपर तो कोई 50 न्यूटन से खींच रहा है, मतलब ऊपर का जो बल है वो 50 न्यूटन का है, और नीचे जो बल है मतलब धरती माता जो बल लगा रही है वो 10 न्यूटन का है। तो बताओ क्या हमारा रॉकेट ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है ना भाई, ऊपर जितना फोर्स लग रहा है वो तो ज़्यादा है, 50 न्यूटन का है। नीचे तो बेचारा नन्ना मुन्ना सा बच्चा सा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो ये तो कम रह जाएगा। तो ऊपर कितना नेट फोर्स कितना लगेगा, 40 न्यूटन का, तो 40 न्यूटन से ऊपर जाएगा। तो बस इन्हीं दोनों फोर्स का खेल है यहाँ पर। तो अगर देखो इसमें हम कुछ केसेस बनाते हैं, इसमें हम पहला केस बनाया हमने कि अगर ऊपर लगने वाला फोर्स कि v रिलेटिव डॉट dm/dt अगर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स से कम रह गया, मान लो mg से कम रह गया, तो क्या होगा, क्या रॉकेट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा भाई। ऊपर वाले फोर्स में इतनी ताकत नहीं है जो धरती माता को हरा दे, मतलब ऊपर वाला फोर्स कम रह गया, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा रह गया, तो धरती इसको ऊपर जाने ही नहीं देगी, तो रॉकेट ऊपर नहीं जा पाएगा, रॉकेट ऊपर नहीं जा पाएगा। कभी कभी आप दिवाली पर पटाखे चलाते हो, रॉकेट लगाते हो, होता है कभी कभी क्या होता है, रॉकेट फुस हो जाती है, रॉकेट ऊपर नहीं जा पाता। तो उसमें यही लगता है कि रॉकेट पे जो ऊपर लगने वाला बल होता है v dm/dt वो नीचे लगने वाले बल से, मतलब नीचे जो धरती लगा रही है उससे कम रह जाता है, तो हमारा रॉकेट ऊपर नहीं जा पाता। कभी कभी होता है ना कि इसरो नासा के रॉकेट भी थोड़ी ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। अब अगर हम दूसरा केस बनाएं, दूसरा केस मैंने क्या बनाया कि v रिलेटिव dm/dt अगर ज़्यादा हो गया mg से, तो क्या रॉकेट ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा भाई। ऊपर किसी ने 50 न्यूटन से खींचा है, नीचे तो 10 न्यूटन ही लग रहा है, तो 40 न्यूटन से ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ रॉकेट ऊपर जाएगा। तो चलो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया कि रॉकेट कब ऊपर जाता है, कब ऊपर नहीं जाता है। देखो दोबारा मैं समझा रहा हूँ, रॉकेट पर दो बल लगते हैं, एक तो लगता है v रिलेटिव dm/dt। क्यों लगा, क्योंकि नीचे से गैसेस निकल रही है v रिलेटिव स्पीड से,
ठीक है। और नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, धरती माता के द्वारा लगाया गया बल। धरती कितना बल लगाती है, धरती कितना बल लगाती है, अगर इसका द्रव्यमान m है तो mg लगाएगी ना भाई। तो नीचे कितने से खींच रही है, mg से, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, v रिलेटिव dm/dt। तो इन दोनों फोर्सेस का ही खेल है। अगर ऊपर लगने वाला बल नीचे लगने वाले बल से कम रह गया तो रॉकेट ऊपर नहीं जा पाएगा, और अगर ऊपर लगने वाला बल नीचे लगने वाले बल से ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली ऊपर ले जाएगी इसको। समझ में आया इतना? चलो अब हम इसमें कुछ केसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 बनाते हैं इसमें। इतना समझ में आया आपको? देखो आपको इन सब चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे, आप बस समझने पे ध्यान रखो, आप उतारने का छोड़ो। आपको इन सब चीज़ों के नोट्स में प्रिपेयर करके और कोचिंग को दे दूंगा, तो कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप पूरा ध्यान केवल समझने पे रखो कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। अब हम इसमें पहले केस का डिस्कशन करने वाले हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि हमारा रॉकेट ऊपर जा रहा है। ठीक है भाई, हमारा रॉकेट ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा है। तो ऊपर जा रहा है, गति किधर हो रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा किससे जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमको बोला जाएगा कि आपका जो रॉकेट है वो ऊपर जा रहा है ए त्वरण से। किससे? ए त्वरण से। अच्छा त्वरण का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं भाई त्वरण क्या होता है, dv/dt, या वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग परिवर्तित हो रहा है। अब मैंने त्वरण बोल दिया, त्वरण का मतलब दो चीज़ होती है, त्वरण और मंदन। त्वरण का मतलब क्या होता है, स्पीड का बढ़ना, और मंदन का मतलब क्या होता है, स्पीड का घटना। तो त्वरण का मतलब होता है स्पीड बढ़ रही है, जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है। मान लो ये रॉकेट है, ये ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो हमको ये बोला गया है कि रॉकेट ऊपर की ओर ए त्वरण से जा रहा है। चलो ठीक है, अगर रॉकेट ऊपर ए त्वरण से जा रहा है, देखो हमारे पास इसमें 3 चीज़ें लग रही हैं। एक तो ऊपर की तरफ v रिलेटिव dm/dt, इतना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है हमारे इस रॉकेट पर। नीचे की तरफ कितना बल लग रहा है, mg, और त्वरण किधर बताया गया है कि ऊपर जा रहा है ये त्वरण से। तो बताओ इसमें फोर्स इक्वेशन लगा सकते हो, गति किधर हो रही है, ऊपर की तरफ, तो गति की दिशा में बल माइनस गति की विपरीत दिशा में बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो चलो बल का समीकरण मैंने आपको क्लास में समझाया था, बहुत बार समझाया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे कि बल का समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है, नेट बल कैसे निकालते हैं। तो चलो मुझे बताओ, इसमें गति की दिशा में बल कितना है, v रिलेटिव dm/dt, क्योंकि गति ऊपर हो रही है ना, इसलिए मैंने गति की दिशा वाला बल ले लिया, माइनस विपरीत दिशा में बल माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। नेट बल यही तो आएगा ना। तो इसका द्रव्यमान कितना है, m इंटू ए। तो ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है जब भी आपके क्वेश्चन आए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको त्वरण दे दिया जाता है और पूछ ले, आपको v रिलेटिव दे दिया जाएगा, आपको g पता ही होगा, आपको इसका रॉकेट का द्रव्यमान दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि गैसेस किस हिसाब से निकल रही है, या फिर इसमें जो ईंधन है वो किस हिसाब से जल रहा है। तो आपको dm/dt पूछेगा, कभी कभी v रिलेटिव पूछ लेता है, कभी आपसे मास पूछ लेगा। तो ये सब सिस्टम इसमें दिया होता है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला कब लगाना है, कब चेपना है, जब ग्रेविटी प्रेजेंट हो। ठीक है, अब दूसरा केस इसी में, मतलब मान लो ये फर्स्ट केस था, दूसरा केस मैंने ले लिया जब ग्रेविटी 0 हो जाए। अब ग्रेविटी 0 कब होगी, जब रॉकेट पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, स्पेस में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो जब अगर ग्रेविटी 0 हो गई भाई, तो v रिलेटिव dm/dt, ध्यान से देखना, ग्रेविटी 0 हो गई मतलब स्पेस में चला गया, तो ग्रेविटी 0 हो गई, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो माइनस m इंटू 0 इक्वल्स टू m इंटू ए। तो v रिलेटिव dm/dt इक्वल्स टू m इंटू ए। तो ये वाला फॉर्मूला कब चेपना है, जब हमको बोला जाए कि हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में गमन कर रहा है, अंतरिक्ष में चल रहा है, उसका त्वरण इतना है, v रिलेटिव इतनी है, तो dm/dt निकाल दो। तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला चेपना है। अब हम केस नंबर 2 की बात करने वाले हैं। देखो केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि ए त्वरण से ऊपर जा रहा है। भाई जब ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो गति की दिशा में बल माइनस विपरीत दिशा में बल इक्वल्स टू m है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने निकाल लिया। बस इसी वाले फॉर्मूले में सब
तामझाम करना है हमको। क्या किया हमने, जी जीरो कर दिया, तो जी जीरो हो गया, मतलब जब ग्रेविटी जीरो हो गई मतलब हमारा जो रॉकेट है वो स्पेस में चला गया, तो वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, इसको खुद से निकाल के देखना, समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं केस नंबर 2 की बात करने वाला हूँ। केस नंबर 2 में क्या बोला गया है हमको कि हमारा जो रॉकेट है वो नियत वेग से ऊपर जा रहा है, नियत वेग से ऊपर जा रहा है, रॉकेट ऊपर की ओर नियत वेग से जा रहा है। अच्छा मुझे बताओ नियत वेग का मतलब क्या हुआ। अगर भाई नियत वेग हुआ मतलब v अगर नियत हो गया, तो जब वेग ने अपनी नियत कर दिया तो x त्वरण क्या हो जाएगा, 0। जब वेग नियत हो गया तो त्वरण क्या हो गया, 0। नहीं समझ में आया क्या। अरे भाई जब आपने वेग नियत कर दिया तो वेग जब नियत होता है तो त्वरण कितना होता है, 0 ही होता है ना। देखो दोबारा बताता हूँ, 1D का कंसेप्ट है, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है, होवा है कि नहीं होवा है ना भाई। तो ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है, तो यहाँ पर वेग क्या हो गया, कांस्टेंट। जब किसी कांस्टेंट राशि का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा ना भाई। अब जैसे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियत का, v मतलब 5, v बराबर 2, v बराबर 3, कांस्टेंट का मतलब वही होता है। तो मान लो यहाँ पर 5 लिख दिया कि वेग तो कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो 5 का अवकलन क्या होगा, 0। तो यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, 0, मतलब त्वरण 0 कर दिया। अब फॉर्मूला हमारे पास वही है पहले वाला ही कि v रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। अब अगर त्वरण 0 कर दोगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो v रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, ये वाली टर्म तो 0 हो गई। जब इस एम जी को इधर लेके जाओगे तो इधर ये माइनस में है, इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में। तो v रिलेटिव डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू एम जी। तो ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें तीसरा फॉर्मूला आ गया हमारा केस नंबर 2 में कि जब हमारा रॉकेट ऊपर नियत वेग से जा रहा हो। जब नियत वेग से ऊपर जा रहा हो मतलब ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है और ना ही उसकी स्पीड घट रही है, नियत वेग से जितना वेग था पहले उतने वेग से ऊपर जा रहा है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अब केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। देखो इसको दोबारा एक बार घर पे खुद से एक बार रफ बुक में खुद से देखना कि सर ने क्या बताया क्लास में, फील करके देखना कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, कौन सा बल लग रहा है ऊपर की तरफ, कौन सा नीचे की तरफ बल लग रहा है, कैसे हमने फोर्स इक्वेशन बनाई। फोर्स इक्वेशन तो क्लास में हमने पता नहीं कितनी बार बनाई है। ठीक है, अब भाई साहब जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, एक बात मुझे बताओ, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो क्या उसका द्रव्यमान नियत रहता है, क्या उसका द्रव्यमान नियत रहता है, नहीं, उसका द्रव्यमान नियत नहीं रहता है, उसका द्रव्यमान बदल रहा होता है लगातार। क्यों यार, द्रव्यमान क्यों बदल रहा होता है, द्रव्यमान तो नियत रहना चाहिए। कैसे नियत रहना चाहिए, जब वो ऊपर जा रहा होता है क्या उसमें फ्यूल की टंकी भरी थी पहले, जब नीचे से उड़ाया तो हमने मान लो 100 किलो उसमें ईंधन भरा था, 100 किलो पेट्रोल भर दिया मान लो। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा पेट्रोल जल रहा है ना, तो जैसे थोड़ा ऊपर गया, 2 किलोमीटर ऊपर गया पेट्रोल आधा हो गया, 2 किलोमीटर और ऊपर चला गया पेट्रोल तो थोड़ा सा चिन्ना सा हो गया, तो पेट्रोल कम हो रहा है। वैसे पेट्रोल नहीं डाला जाता है इसमें, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कहीं आप बोलो कि सर क्या बता रहे हो यार, पेट्रोल थोड़ा डलता है इसमें। हाँ मुझे पता है पेट्रोल नहीं डलता। ठीक है, तो केस नंबर 3 की बात करते हैं। अब केस नंबर 3 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि टी टाइम के बाद में, कि आपने यहाँ पर मान लो 5 बजे छोड़ा, 5:30 बजे इसका ये 5:30 बजे ऊपर चला जाएगा, तो 5:30 बजे भाई इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे कि टी टाइम के बाद में कितना द्रव्यमान इसमें बचेगा। तो टी टाइम के बाद शेष द्रव्यमान कि रॉकेट का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो टी टाइम के बाद शेष द्रव्यमान। अच्छा एक बात बताओ, 5 किलो बर्फ़ी थी, 2 किलो खा गए, कितनी बची, 3 किलो। अच्छा 3 किलो निकाला कैसे, 5 किलो बर्फ़ी पहले थी, 2 किलो खा गए, कितना आया, 3 किलो आया ना। तो ऐसे ही करना है इसमें। फिजिक्स ना फील की चीज़ है भाई, फिजिक्स में ऐसा कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाने, सिंपल रूल लगाने, आपकी फिजिक्स पूरी हो जाएगी। देखो अच्छा हमको शेष मास निकालना है, हाँ आपको शेष मास निकालना है, कितना मास बचेगा। अच्छा ठीक है, पहले कितना था, m था भाई, जब हमने इसको उड़ाया तो इसका द्रव्यमान m द्रव्यमान था। ठीक है, घटाना पड़ेगा, जो जल गया उसको घटाना पड़ेगा। अच्छा जो जल गया उसको घटाना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ किस रेट से जल रहा है, किस दर से जल रहा है। इसके अंदर जो ईंधन रखा हुआ है वो जल रहा है,
मतलब धीरे धीरे द्रव्यमान कम हो रहा है। किस दर से जल रहा है? मैंने आपको बताया था, पहली स्लाइड देखो कि dm/dt ये क्या है? ईंधन के जलने की दर, ईंधन के जलने की दर। तो ईंधन किस हिसाब से जल रहा है? dm/dt से जल रहा है, मतलब 1 सेकंड में इतना द्रव्यमान जल जाता है। अच्छा, कितने टाइम के बाद में पूछा है? t टाइम के बाद में, तो इसको t से मल्टीप्लाई कर दो। 2 सेकंड के बाद में इतना जल जाएगा, 3 सेकंड के बाद में इतना जल जाएगा। अच्छा, जितने समय के बाद, 30 सेकंड के बाद में इतना जल जाएगा। तो आ गया ना हमारे पास। मतलब अगर आपको जला हो विशेष द्रव्यमान निकालना हो तो पहले जो द्रव्यमान था उसमें से जले हुए द्रव्यमान को घटा दो। तो हमारे पास जो पहले द्रव्यमान था उसमें से dm/dt इंटू टी को घटा दो तो आपके पास शेष द्रव्यमान आ जाएगा। रॉकेट उड़ाना हमने सीख लिया है। रॉकेट के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे हमने देख लिए हैं। अब बस हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन में आपको एक रॉकेट दे रखा है, ठीक है। एक रॉकेट दे रखा है जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 600 किलो। मतलब रॉकेट का द्रव्यमान दे दिया 600 किलो, और रॉकेट से जो गैसेस निकल रही है उनकी स्पीड दे दी आपको कि रॉकेट से जो गैसेस निकलने वाली गैसेस है नीचे, वो 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गैसेस निकल रही है, ठीक है। और आपसे पूछ क्या लिया कि भाई इसमें जो है वो ईंधन जो है वो किस दर से जल रहा है, मतलब किस स्पीड से इसका रॉकेट ख़त्म हो रहा है। अब भाई जिस स्पीड से ख़त्म हो रहा होगा ईंधन उसी स्पीड से गैसेस निकल रही होंगी। तो dm/dt क्या होता है? ईंधन के जलने की दर या फिर गैसों के निकलने की दर। तो दो प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा ईंधन के जलने की दर बता दो, या आपसे पूछ लेगा कि गैसों के निकलने की दर बता दो कि किस दर से गैसेस निकल रही है। अब जिस दर से गैस निकल रही होगी उसी दर से तो इसमें ईंधन जल रहा होगा ना भाई। चलो ठीक है। अच्छा, तो सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? यार हमको तो एक ही फॉर्मूला पता है कि हमको तो चलो कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने का कोशिश करो। अच्छा, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर की दिशा में लगने वाला बल, फोर्स इक्वेशन बना दिया करो, v रिलेटिव dm/dt। ऊपर की तरफ बल माइनस नीचे की तरफ बल। नीचे की तरफ कितना बल लगेगा इस पर? mg। धरती माता इस पर बल लगाएगी ना, तो विपरीत दिशा में बल कितना लगेगा? mg बराबर इसका द्रव्यमान इंटू इसका त्वरण। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है भाई। हमको तो यही फॉर्मूला आता है क्योंकि हमने फोर्स इक्वेशन लगा दी, मतलब बल का समीकरण ये बना लिया। अच्छा, अब इसमें हमको त्वरण तो दे ही नहीं रखा, लेकिन त्वरण नहीं दे रखा, लेकिन हमको एक बात बोली है, एक हर क्वेश्चन में आपके नीट में एक हिंट होता है जिससे कि उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है। अब बड़ा मेथड तो पता नहीं कितने कर सकते हो आप, लेकिन इसमें हिंट क्या दे रखा है? नियत वेग। अब वेग जब नियत होगा भाई, कांस्टेंट है, वेग अगर कांस्टेंट है तो त्वरण कितना होगा? 0। बस त्वरण कितना हो गया? 0। तो ये सेकंड वाला केस हो गया ना अपना। तो v रिलेटिव dm/dt माइनस mg बराबर 0। तो अब इस mg को इधर ले जाओ। जब इस mg को मैं इधर लेके जाऊंगा तो बराबर में आ जाएगा mg। इस mg को मैं इधर लेके जाऊंगा तो इधर क्या था? नेगेटिव में, माइनस में था। इधर जाए किस में हो जाएगा? प्लस में। अच्छा, आपको क्या m दे रखा है? हाँ दे रखा है, 600 किलो है, ठीक है। 600 किलो हमको रॉकेट का द्रव्यमान दे रखा है। क्या जी दे रखा है? जी तो पता ही होता है ना सर, 10 है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 होता है ना। अच्छा, वी रिलेटिव, क्या वी रिलेटिव दे रखा है? क्या गैसों की स्पीड दे रखी है? हाँ सर, गैसों की स्पीड भी दे रखी है। चलो लिख दो। तो 1000 गैसों की स्पीड दे दी। अच्छा, dm/dt दे रखा है। अरे dm/dt तो पूछा है कि गैसेस, जो हमारी गैसें हैं वो किस स्पीड से निकल रही है, या फिर ईंधन जो है वो किस दर से जल रहा है। अच्छा, dm/dt पूछा है, बस तो फिर सोल्व हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। तो dm/dt कितना आ गया? 6। अब यूनिट क्या लिखोगे? इसका मात्रक क्या आएगा? देखो भाई, ऊपर क्या है? किलोग्राम, तो किलोग्राम प्रति, नीचे क्या है? सेकंड, तो सेकंड, किलोग्राम प्रति सेकंड। तो dm/dt आ गया किलोग्राम प्रति सेकंड, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में आपको रॉकेट का द्रव्यमान दे रखा है। अच्छा, 1000 किलोग्राम का हमारा रॉकेट है। वी रिलेटिव मतलब इससे जो नीचे गैसेस निकल रही है, इससे जो गैसेस निकल रही है, इसमें फ्यूल जल रहा होगा तो नीचे से गैस निकल रही होगी, देखा होगा ना गैस निकलती है। इससे जो गैस निकल रही है उनकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखना, खेल लिया है हमारे साथ क्वेश्चन ने, हमारे साथ क्वेश्चन ट्रिक्स खेल रहा है। उसने यहाँ पे क्या बोला? 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बट भाई हम भी चालू आदमी है ना, चालू इंसान है हम भी। तो 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, भाई देखो ये किलोग्राम में दे रखा है तो इसको भी हम MKS में लेके आएंगे। तो 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तो हम क्या करेंगे? 2000
मीटर पर सेकंड, बस ये हो गया काम। तो यहाँ से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड जितना क्वेश्चन पूछना था, बच्चे क्या करते हैं किलोमीटर पर सेकंड देखते नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो पहले याद रखो कि अगर एमकेएस सिस्टम चल रहा है तो हर चीज़ को एमकेएस में ही रखना है। यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो 2000 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास निकलने वाली गैसों की चाल आ गई, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि यदि रॉकेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर गतिशील है। सबसे पहले तो रॉकेट है, तो रॉकेट के लिए तो हमें एक समीकरण याद है भाई, कौन सा, v रिलेटिव dm/dt, गति की दिशा में बल माइनस गति की विपरीत दिशा में बल, कितना होगा mg बराबर m इंटू ए। ये समीकरण याद है आपको, ये m और m दोनों सेम है, ठीक है। ये पहला समीकरण निकाला था, फॉर्मूला रटने की याद जरूरत नहीं है कि दूसरे केस में क्या आया था, फर्स्ट केस में क्या आया था, थर्ड केस में क्या किया था, खुद बनाना सीखो फॉर्मूला, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया कि गति की दिशा में बल कितना लग रहा है, v रिलेटिव dm/dt माइनस गति की विपरीत दिशा में बल कितना लग रहा है, mg इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका त्वरण इंटू इसका द्रव्यमान। तो मैंने फॉर्मूला बना लिया। अब मेरे को क्या दे रखा है, यदि रॉकेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर गतिशील है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, त्वरण दे रखा है या वेग दे रखा है। देखो भाई यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब कि ये त्वरण दे रखा है, तो ऊपर किस त्वरण से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो त्वरण आ गया आपके पास। क्या द्रव्यमान आपको पता है, हाँ भाई 1000 किलोग्राम दे रखा है। क्या जी पता है, बिल्कुल पता है। क्या रिलेटिव स्पीड दे रखी है, क्या सापेक्ष चाल दे रखी है गैसों की, हाँ दे रखी है ना, 2000 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मतलब सापेक्ष चाल दे दी गैसों की। आपसे क्या पूछा है, यदि रॉकेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर गतिशील है तो निकलने वाली गैसों की दर याद करो, कि गैसेज जो है वो किस दर से निकल रही हैं, मतलब dm/dt पूछा है। क्वेश्चन खत्म। तो dm/dt वी रिलेटिव कितना है 2000, dm/dt माइनस m कितना है, m कितना है 1000 इंटू जी 10 इक्वल्स टू 1000 इंटू ए कितना है 5। क्या 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, हो गया। अच्छा ठीक है, 2 dm/dt इक्वल्स टू, इधर ये माइनस का 10 था, इधर जाए कितना हो जाएगा प्लस का 10, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15। तो dm/dt कितना आएगा 15, इस 2 को नीचे भेज देंगे तो 15/2 कितना हो गया 7.5। अब बताओ यूनिट बताओ, किलोग्राम प्रति सेकंड, तो किलोग्राम प्रति सेकंड। कर लोगे सॉल्व, हो जाएंगे ऐसे। अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आपकी पुरानी नीट में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखो, अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ एक कहावत है कि अगर गलतियाँ रुलाती है तो गलतियाँ सबक भी सिखाती है, तो जितनी गलतियाँ करोगे उतना सीखोगे। तो आप जब सीट सॉल्व करते हो तो उसमें आपसे गलतियाँ होती है, तो ये मत सोचा करो कि अरे यार मुझसे तो बहुत गलतियाँ हो रही है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। जितनी गलतियाँ करोगे उतना सीखोगे, और जितना सीखोगे सिलेक्शन के करीब पहुँचते जाओगे। तो देखो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो। देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को, कि एक 2000 किलो का रॉकेट 50 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से गुरुत्वीय विहीन अंतरिक्ष में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, तो 20 सेकंड के बाद रॉकेट का त्वरण ज्ञात करो। मतलब हमसे पूछा है 20 सेकंड के बाद, जब आपने फायर कर दिया रॉकेट को तो 20 सेकंड के बाद हमें रॉकेट का त्वरण बता दो। अब देखो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, क्या देखेगा यहाँ पे, गुरुत्वीय विहीन त्वरण है। अच्छा ठीक है, एक 2000 किलोग्राम का रॉकेट है, ठीक है। तो आपको पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो ना, नोट करते जाया करो कि अच्छा आपको द्रव्यमान दे दिया, ठीक है। अच्छा dm/dt 50 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से, भाई किलोग्राम प्रति सेकंड क्या होता है dm/dt, मतलब गैसों के निकलने की दर दे दी, dm/dt दे दिया। अच्छा गुरुत्वीय विहीन दे दिया, मतलब स्पेस में चला गया, g0 हो गया। अब ये वो सेकंड वाला केस बनेगा, ठीक है, मतलब g0 हो गया। अंतरिक्ष में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। अच्छा ठीक है, गैसों की चाल भी दे दी 20 मीटर पर सेकंड, वी रिलेटिव भी आ गया, लिखते जाओ क्या आ गया, मास आ गया हमारे पास 2000 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा वी रिलेटिव दे रखी है, हाँ दे रखी है ना 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा क्या dm/dt दे रखा है, हाँ दे रखा है ना, dm/dt भी दे रखा है, कितना 50 किलोग्राम प्रति सेकंड। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, जल्दीबाजी में गलती क्या करते हो आप, जल्दीबाजी में आप गलती में क्या करोगे कि अच्छा ये नहीं देखोगे यहाँ पर कि गुरुत्वीय विहीन है यहाँ पर, तो जल्दीबाजी में क्या करोगे, अरे हमको बताया था सर ने कि v रिलेटिव dm/dt माइनस mg इक्वल्स टू ma
तो क्या लगाओगे यहाँ पे, चाल से गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो रॉकेट का त्वरण ज्ञात करना है, तो वी रिलेटिव कितना दे रखा है आपसे, 20 इंटू डी एम बाई डी टी कितना दे रखा है, 50 माइनस एम जी कितना, जी कितना हो गया 0, क्योंकि जी तो 0 दे रखा है, 0 बराबर एम इंटू ए। तो यहाँ कितना आएगा 20 इंटू 50 बटे मास कितना है इसका 2000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना हो जाएगा 10 बटे 20 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। गलत कैसे हुआ, देखो ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपने बस जल्दीबाजी में आंसर कर दिया कि ठीक है जी बराबर 0 और एम दे रखा है, लिख दिया आंसर, तुरंत निकाल दिया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20 सेकंड के बाद रॉकेट का त्वरण ज्ञात करो। भाई ये तो आपने तब निकाल दिया जब द्रव्यमान 2000 किलो था। क्या 20 सेकंड के बाद में इसका द्रव्यमान नियत रहेगा, क्या द्रव्यमान बदलेगा नहीं, क्या इसमें फ्यूल नहीं जल रहा, जल रहा है, तो 1 सेकंड के बाद में भी इसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका द्रव्यमान बदलता जाएगा। तो इसमें वो तीसरा केस याद करो, टी टाइम के बाद रॉकेट का द्रव्यमान कैसे निकालते हो, तो पहले रॉकेट का द्रव्यमान निकालो। तो पहले ये वाली रामायण तो खत्म करो, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखो। अच्छा 20 सेकंड के बाद में पूछा है, तो 20 सेकंड के बाद रॉकेट का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, देखो एम डैश बराबर पहले कितना था 2000 किलो माइनस किस स्पीड से जल रहा है, डी एम बाई डी टी से जल रहा है भाई। अच्छा कितने सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद। अच्छा डी एम बाई डी टी कितना दे रखा है 2000 माइनस डी एम बाई डी टी कितना दे रखा है 50, तो 50 गुणा 20 कितना हो जाएगा 2000 माइनस 50 गुणा 20 कितना होता है 1000, ठीक है। तो कितना हो गया 1000 किलोग्राम बच गया यहाँ पर। मतलब 20 सेकंड के बाद जो हमारा रॉकेट 2000 किलो का था वो 20 सेकंड के बाद में 1000 किलो का ही बच गया, ठीक है, ठीक है। मतलब 20 सेकंड के बाद हमारा जो रॉकेट पहले 2000 किलो का था वो अब कितने का रह गया 1000 किलो का। तो अब यहाँ पर लगेगा ये फॉर्मूला कि V रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। अच्छा भाई जी तो 0 है क्योंकि हमको बोल रखा है गुरुत्वीय विहीन है अंतरिक्ष, तो स्पेस में जी कितना होता है 0, तो जी कितना हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। तो V रिलेटिव डी एम बाई डी टी इक्वल्स टू एम ए। अब क्या निकालना है, तुरंत निकालना है, चलो फॉर्मूले में पुट करो। V रिलेटिव कितना दे रखा है 20 गुणा डी एम बाई डी टी कितना दे रखा है 50 बराबर एम कितना है, अच्छा बचा हुआ द्रव्यमान लिखना है यहाँ पर 1000 गुणा तुरंत हमको निकालना है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनों 10, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर कि 20 सेकंड के बाद में जो हमारा रॉकेट होगा उसका त्वरण कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। पहले कितना आया था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि गलत आया था। तो गलत कैसे कर दिया था हमने, क्योंकि हमने ये नहीं देखा 20 सेकंड के बाद में रॉकेट का जो मास है वो चेंज हो जाएगा ना बेटा। तो रॉकेट का जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसका द्रव्यमान कम होता जा रहा है। तो पहले उसका द्रव्यमान तो निकालो, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा उसका द्रव्यमान लिखना पड़ेगा ना। तो 20 सेकंड के बाद में कितना द्रव्यमान बचा 1000, तो 1000 मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो चलो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमने रॉकेट उड़ाना सीख लिया है, हमने रॉकेट उड़ाना सीख लिया। रॉकेट से रिलेटेड जितने भी आपके नीट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए। हमने 3 क्वेश्चन किए, जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं रॉकेट से वो हमने सारे कर लिए। अब हम एक कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक टैंकर है, पानी का टैंकर, वाटर टैंकर है, ठीक है। एक अच्छा कंसेप्ट है, समझने लायक कंसेप्ट है, एक बार समझ लीजिए। एक टैंकर है, पानी का कंटेनर है, क्या है पानी का कंटेनर है। पानी का कंटेनर आराम से जा रहा है बेचारा, पानी का कंटेनर आराम से जा रहा है V स्पीड से, V चाल से हमारा पानी का कंटेनर आगे जा रहा है। अब पानी का कंटेनर आगे जा रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब किसी ने क्या किया, इसके पीछे से छेद निकाल दिया। इसमें एक पीछे से मान लो पानी का टैंकर जा रहा है, पानी का टैंकर देखा है ना,
पानी के टैंकर के पीछे वो बड़ा सा पाइप नहीं होता, तो उस बड़े से पाइप को किसी ने खोल दिया। अब बड़े से पाइप को किसी ने खोल दिया तो उसमें से क्या निकलेगा, बाहर पानी निकलेगा। मान लेते हैं वी रिलेटिव स्पीड से निकल रहा है, कि वी रिलेटिव क्या हो गया, वी रिलेटिव इस कंटेनर के सापेक्ष उस पानी के निकलने की चाल। तो वी रिलेटिव से पानी निकल रहा है। अब भाई इधर से पानी निकलेगा तो बल किधर लगेगा। अच्छा, रॉकेट पे नीचे से रॉकेट था, तो रॉकेट पे नीचे से गैसेस निकल रही थी तो बल किधर लग रहा था, ऊपर। तो जैसे ये आगे की तरफ जाए, इधर की तरफ, पीछे की तरफ अगर पानी निकलेगा तो बल किधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। तो इधर की तरफ एक बल लगेगा, कितना, वी रिलेटिव dm/dt। तो जब हमारा कंटेनर नियत चाल से चल रहा था और पीछे इसके किसी ने छेद निकाल दिया, तो आगे की तरफ कितना बल लगेगा, वी रिलेटिव dm/dt। मतलब अतिरिक्त बल इधर कार्य करेगा, और जब बल कार्य करेगा तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। इधर ही ये चल रहा था हमारा कंटेनर और इधर ही किसी ने धक्का मार दिया, मतलब मैं इधर चल रहा हूँ और मेरे इधर से ही किसी ने धक्का लगा दिया, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आया। चलो ठीक है, दूसरा कंसेप्ट करते हैं। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है हमारा कि आपका कंटेनर है, ठीक है, इधर वी स्पीड से चल रहा है, इसमें पानी भरा हुआ है, वी स्पीड से जा रहा था बेचारा, नियत वेग से आराम से गाना गाता हुआ मस्ती में जा रहा था, किसी ने इसके आगे छेद निकाल दिया। तो वी रिलेटिव से इधर के पानी निकलेगा, वी रिलेटिव मतलब वी सापेक्ष, सापेक्ष चाल है इस निकलने वाले पानी की चाल कंटेनर के सापेक्ष, ठीक है। तो आगे पानी निकलेगा। अब जब आगे पानी निकलेगा तो बल किधर लगाएगा, पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ कितना बल लगेगा, वी रिलेटिव dm/dt। मतलब मैं आगे जा रहा हूँ और मेरे पीछे की तरफ बल लग रहा है, तो जब मैं आगे जा रहा हूँ और मुझे पीछे की तरफ कोई धक्का मार रहा है, जैसे कि ये कंटेनर मान लो मैं हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे पीछे की तरफ कोई धक्का मार रहा है, कितने बल से, वी रिलेटिव dm/dt से। तो मेरी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, स्पीड घट जाएगी। गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक लगाते हो तो बल किधर लगता है, पीछे की तरफ लगता है ना। तो पीछे की तरफ बल लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि आगे किसी ने छेद निकाल दिया, आगे पानी निकल रहा है, तो आगे जब पानी निकलेगा पीछे की तरफ बल लगाएगा। तो हमारा कंटेनर तो आगे जा रहा था, तो पीछे की तरफ बल लगेगा तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, एक और कंसेप्ट बताओ। एक कंटेनर है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, आगे जा रहा है, इधर जा रहा है वी वेग से, और इसके नीचे किसी ने छेद कर दिया और वी रिलेटिव से पानी निकल रहा है। तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्या इसकी स्पीड घटेगी, नहीं, ना तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना इसकी स्पीड घटेगी। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि पानी तो नीचे निकल रहा है ना भाई। क्या इस दिशा में कोई बल लगेगा, ये तो बल लगाएगा तो ऊपर की दिशा में लगाएगा, कितना, वी रिलेटिव dm/dt। क्या इस दिशा में कोई बल लगेगा, नहीं लगेगा। क्या इस दिशा में कोई बल लगेगा, नहीं लगेगा। अगर नियत वेग से चल रहा है तो नियत वेग से ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर नीचे किसी ने छेद कर दिया तो हमारा कंटेनर नियत वेग से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यूटन का सेकंड लॉ खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन के तीसरे सत्संग की, जिसमें हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की बात करेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।